बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालबात अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे बोहर का एटॉमिक मॉडल। आखिरी लेक्चर में हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था और हमने आखिर पे रदरफोर्ड के मॉडल के नकाइस भी पढ़े थे। रदरफोर्ड के बाद बोहर, जो कि रदरफोर्ड का ही तालिब इल्म था, उसने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए अपना एटमी मॉडल पेश किया। तो देखते हैं कि इसका एटमी मॉडल किन निकात के ऊपर मबनी था और किस तरह से एटम के स्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से ये वाज़ह करने की कोशिश करता है। तो चलते हैं क्लास बोर्ड की तरफ। बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल, इसका आगाज़ करने से पहले अगर मैं थोड़ा सा तारीख़ी पस मंज़र बताता चलूँ एटम की साख्त के हवाले से, तो आखिरी लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, जिसमें हमने देखा कि रदरफोर्ड ने एक एटम के अंदर न्यूक्लियस की दरियाफ्त सबसे पहले की और इस तजर्बे के लिए उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स का चुनाव किया, जिसकी बौछार उसने सोने के वर्क के ऊपर करवाई और इस तरह से उसने साबित किया कि जे थॉमसन का जो प्लम पुडिंग मॉडल है वो किस तरह से गलत है। और ये भी साबित करने की कोशिश की रदरफोर्ड ने कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक ही एटम के अंदर पाए जाते हैं। खैर, हमने रदरफोर्ड के मॉडल को तफसीलन समझा, हमने इसके कुछ अहम निकात पढ़े, कुछ नताइज पढ़े और इसके साथ साथ हमने कुछ नकाइस भी पढ़े। हमने कहा कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल एटम के बारे में कुछ ख़ास किस्म की मालूमात फ़राहम नहीं करता था। बोहर, इसने 1912 के अंदर रदरफोर्ड के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। असल में बोहर रदरफोर्ड का ही एक तालिब इल्म था। तो बोहर ने जब रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर जो कमियां थी उनका मुशाहिदा किया, तो इसने रदरफोर्ड के मॉडल को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, उसमें मौजूद गलतियों को ख़त्म करने के लिए अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया 1913 के अंदर। और एटम की साख्त के हवाले से जितनी खिदमात बोहर ने पेश की हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए 1922 के अंदर इसको नोबल इनाम से भी नवाजा गया। तो देखते हैं कि किस तरह का तजर्बा किया गया और एटम को किस तरह से एटम की वजाहत की गई, बोहर ने किस तरह से एटम की वजाहत की और किस तरह से रदरफोर्ड के जो नकाइस थे उनको कम या ख़त्म करने की कोशिश की। सबसे पहले अगर मैं इसके तारफ़ की बात करूं कि बोहर, तो ये डेनमार्क का एक तबैयात दान था और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बोहर जो था वो रदरफोर्ड का एक तालिब इल्म था। 1912 के अंदर इसने रदरफोर्ड के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। असल में ये उससे तालीम हासिल कर रहा था, डॉक्टर के बाद वाली तालीम जो थी, जिसको पोस्ट डॉक्टरेट स्टडी बोला जाता है, तो उसके लिए इसने रदरफोर्ड के साथ मिलकर काम करना शुरू किया और फिर 1913 के अंदर जो था इसने अपना एटॉमिक मॉडल भी पेश किया। सबसे पहले तो बोहर के एटॉमिक मॉडल का अगर हम तारफ़ लिखें तो यहाँ हम बताएंगे कि इसने अपना एटॉमिक मॉडल कब पेश किया। तो बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल 1913 में पेश किया। बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल 1913 में पेश किया। अगर हम देखें कि इसने अपने एटॉमिक मॉडल की बुनियाद किसको बनाया, तो बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल जो था वो मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी को मद्देनज़र रखते हुए पेश किया। तो बोहर ने क्या किया, इसने मैक्स प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी को अपने मॉडल की बुनियाद बनाया। अब ये मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी, ये क्वांटम थ्योरी असल में क्या है, तो 1900 के अंदर मैक्स प्लांक ने एक रेडिएशन के हवाले से एक थ्योरी पेश की थी। उसने कहा था कि कोई भी जिस्म जब भी अपने अंदर से रेडिएशन को खारिज करता है या जब भी कोई जिस्म रेडिएशन को अपने अंदर जज़ब करता है, तो वो उन रेडिएशंस को कभी भी मुसलसल तौर के ऊपर ना ही जज़ब कर पाता है, ना ही खारिज कर पाता है।
एक कोई भी जिस्म जब भी रेडिएशंस को जज़ब करेगा या खारिज करेगा तो उसका ये इंजज़ाब या इखराज रेडिएशन के हवाले से वो हमेशा गैर मुसलसल होगा। ये थ्योरी प्लांक्स की ये थ्योरी, ये नज़रिया प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के नाम से मशहूर हुआ। 1900 के अंदर उसने ये थ्योरी पेश की और मज़ीद आगे चलकर 1905 के अंदर आइंस्टाइन ने रोशनी डाली कि हम बात कर रहे हैं क्वांटम थ्योरी के मुताबिक रेडिएशन की, कि कोई भी जिस्म रेडिएशन को जब जज़ब करता है या खारिज करता है तो असल में उसने कहा कि जो लाइट है वो भी रेडिएशन की ही एक शक्ल है। तो इसका मतलब कि लाइट भी जब किसी जिस्म के अंदर दाखिल होगी या किसी जिस्म से जब खारिज होगी तो वो भी मुसलसल नहीं बल्कि गैर मुसलसल तरीके से या तो खारिज होगी या जज़ब होगी। और लाइट का खारिज होना या लाइट का जज़ब होना जिन छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स की शक्ल में होगा उन एनर्जी पैकेट्स को आइंस्टाइन ने फोटॉन्स का नाम दे दिया। लेकिन थ्योरी किसकी थी? प्लांक्स की, मैक्स प्लांक की। और कब ये पेश की गई? 1900 के अंदर ये पेश की गई। मैंने कहा ये थ्योरी हमें बताती क्या है? ये थ्योरी बताती थी कि कोई भी जिस्म, ये एक जिस्म है, इससे अगर कोई रेडिएशन खारिज हो रही है तो वह रेडिएशन कभी भी इस तरह से मुसलसल शक्ल रखते हुए इस जिस्म से खारिज नहीं होगी। या अगर कोई रेडिएशन इस जिस्म के अंदर दाखिल होना चाह रही है तो वो कभी भी इस तरह से मुसलसल शक्ल रखते हुए इस जिस्म के अंदर उसका इंजज़ाब भी नहीं होगा। तो इस तरह से रेडिएशन कभी भी हरकत नहीं करती मुसलसल तरीके से, मुसलसल शक्ल के अंदर, ना जिस्म के अंदर जाती हैं ना जिस्म से खारिज होती हैं। बल्कि रेडिएशन का एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना, चाहे वो किसी जिस्म से निकल रही है या किसी जिस्म के अंदर दाखिल हो रही है, वो गैर मुसलसल तौर पर होता है। गैर मुसलसल तौर से मुराद ये है कि अगर इस जिस्म से रेडिएशन बाहर निकल रही है तो वो छोटे छोटे एनर्जी के यूनिट्स की शक्ल में यहाँ से निकलेगी, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स की शक्ल में यहाँ से बाहर खारिज होगी। अब ये जो एनर्जी के पैकेट्स हैं, इन हर पैकेट की एनर्जी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एनर्जी का एक पैकेट है, इसकी एनर्जी एक मखसूस होगी, ख़ास होगी। अगला ये जो एनर्जी का पैकेट है, इसकी एनर्जी एक मखसूस एनर्जी होगी, एक ख़ास एनर्जी होगी। तो एनर्जी जब भी कोई रेडिएशन एक जिस्म से निकलेगी या इसी तरह अगर इस जिस्म के अंदर दाखिल भी हो रही है तो इस तरह मुसलसल तरीके से नहीं होगी बल्कि गैर मुसलसल तरीके से होगी। और जब गैर मुसलसल तरीके से होगी तो छोटे छोटे एनर्जी के यूनिट्स की शक्ल में होगी। इन छोटे छोटे एनर्जी के यूनिट्स को एनर्जी के पैकेट्स बोला जाता है। हर पैकेट की एनर्जी क्या होगी? मखसूस एनर्जी होगी। और इस मखसूस एनर्जी की मुनासबत से हर एनर्जी के पैकेट को क्या बोला जाएगा? क्वांटम। हर एनर्जी का पैकेट क्या कहलाता है? क्वांटम। तो क्वांटम आप देख सकते हैं कि एक वाहिद लफ्ज़ है। और अगर मैं इन तमाम एनर्जी के पैकेट्स को आपस में मजमूई तौर पर कुछ कहना चाहता हूं तो फिर मैं इनको क्या कहूँगा? क्वांटा। तो क्वांटा एक जमा का सीगा है। क्वांटा, मैं जब सारे एनर्जी पैकेट्स की बात कर रहा हूं तो क्वांटा, जब मैं एक एनर्जी पैकेट की बात कर रहा हूं तो क्वांटम। तो प्लांक्स ने अपनी थ्योरी के अंदर इस बात की वजाहत की थी कि जब भी किसी जिस्म से रेडिएशन खारिज होगी या किसी जिस्म के अंदर रेडिएशन दाखिल होगी तो वो कभी भी मुसलसल तौर के ऊपर हरकत नहीं करेगी बल्कि गैर मुसलसल तरीके से हरकत करेगी, जिस्म से निकलेगी या जिस्म के अंदर दाखिल होगी। और ये छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स की शक्ल में होगी ये हरकत। और इन छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स को क्या कहते हैं? क्वांटम। और सब एनर्जी पैकेट्स को, सब क्वांटम को मजमूई तौर पर क्या नाम दिया जाता है? क्वांटा का नाम दिया जाता है। असल में क्वांटम एनर्जी का वो सबसे छोटा यूनिट है जो किसी जिस्म से रेडिएशन की शक्ल में या तो खारिज होता है या किसी जिस्म के अंदर रेडिएशन की शक्ल में दाखिल होता है। तो एनर्जी का जो सबसे छोटा यूनिट है, सबसे छोटा पैकेट है, जो सबसे छोटी मिकदार है एनर्जी की, उसको हम क्या नाम देते हैं? क्वांटम का नाम देते हैं, जो रेडिएशन की शक्ल में किसी जिस्म में या तो दाखिल हो रही है या किसी जिस्म से निकल रही हैं। तो असल में ये क्वांटम थ्योरी का नज़रिया था। और ये नज़रिया किसने पेश किया था? मैक्स प्लांक्स ने ये नज़रिया पेश किया था। और ये कब पेश किया था इसने अपनी थ्योरी के अंदर? 1900 के अंदर। मतलब ये क्वांटम थ्योरी जो थी ये 1900 के अंदर पेश की गई। और बोहर अपना एटॉमिक मॉडल पेश कर रहा है 1913 के अंदर। तो बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल के अंदर इस नज़रिए को बुनियाद बनाया, प्लांक्स की इस क्वांटम थ्योरी को बुनियाद बनाकर उसने अपना एटॉमिक मॉडल जो था वो पेश किया। अगर मैं बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करूं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी असल में क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से क्या मुराद है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? बोहर के मॉडल के मुताबिक, बोहर के नज़रिए के मुताबिक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, तो बोहर का नज़रिया ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन
किसी भी एटम के न्यूक्लियस के गिर्द खास रस्तों के ऊपर कुछ फासला रखते हुए गर्दिश करते हैं। किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द खास फासले के ऊपर रहते हुए क्या करते हैं, एक खास एनर्जी के साथ क्या करते हैं, गर्दिश करते हैं। घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड होती है, ख़ास होती है, मखसूस होती है, और इस फिक्स्ड के लिए क्या लफ्ज़ यूज़ किया गया है, क्वांटाइज्ड का वर्ड इस्तेमाल किया गया हमारी बुक के अंदर। क्वांटाइज्ड से मुराद क्या है, फिक्स्ड, क्योंकि हमने यहाँ पे इस थ्योरी के अंदर थोड़ी सी बुनियादी बात को समझा है कि किसी भी रेडिएशन का जो इंजज़ाब था या इखराज था वो छोटे छोटे पैकेट्स की शक्ल में हो रहा था, और ये एनर्जी का पैकेट क्या कहलाता था, क्वांटम। क्यों? क्योंकि हर पैकेट की एनर्जी क्या होती थी, मखसूस और फिक्स्ड एनर्जी होती थी। तो क्वांटम से मुराद है फिक्स्ड। तो इसी तरह से अगर मैं एक एटम के इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो बोहर का नज़रिया भी यही था, क्योंकि उसने अपनी थ्योरी की बुनियाद बनाया हुआ था, अपने मॉडल की बुनियाद बनाया था इस थ्योरी को। तो उसका नज़रिया भी कुछ इसी तरह से था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एटम के न्यूक्लियस के गिर्द खास फासले के ऊपर रहते हुए क्या करता है, गर्दिश करता रहता है, और गर्दिश करते हुए उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज से मुराद है मेरी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की, गर्दिश करते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड होती है। अगर मैं इसको एक डायग्राम की मदद से इस सारी बात को एक समझना चाहता हूं तो मैं आपके सामने यहाँ पर एटम की एक साख्त बनाता हूं, एटम का एक स्ट्रक्चर बनाता हूं। यहाँ पे आप फर्ज कर लें कि ये एटम का क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से बाहर मैं ये डॉट लाइन की मदद से ये जाहिर कर रहा हूं, ये वो खास रास्ते हैं जिन रास्तों पर रहते हुए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश कर सकता है। इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के गिर्द क्या कर रहा है, गर्दिश कर रहा है। मैं अगर आपको यहाँ पे बताता चलूँ तो एटम के बिल्कुल मरकज़ में, वस्त के अंदर क्या मौजूद है, एटम का न्यूक्लियस। हम जानते हैं कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं। एटम के न्यूक्लियस में वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं, वो दो चीज़ें हैं, प्रोटॉन्स जिनको मैं P से जाहिर कर रहा हूँ यहाँ पे, और न्यूट्रॉन्स जिनको मैं N से जाहिर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर ये दो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जबकि इलेक्ट्रॉन्स, बोहर के मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर कुछ ख़ास फासला रखते हुए न्यूक्लियस से बाहर सर्कुलर रास्ते के अंदर घूमते हैं, गर्दिश करते हैं, और इन घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो फिक्स्ड है। उस एनर्जी को क्या बोला जाता है, क्वांटाइज्ड एनर्जी बोला जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का नज़रिया है बोहर के मॉडल के मुताबिक। तो अगर मैं इसका थोड़ा सा मुवाजना करता चलूँ किसके साथ, रदरफोर्ड के साथ, तो रदरफोर्ड ने भी तो यही बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द क्या करता है, घूमता है। तो फिर उसमें और इसमें बुनियादी फ़र्क क्या ठहरा। असल में जब रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया था तो उसके एटॉमिक मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश तो करता है, लेकिन वो एक ख़ास एनर्जी रखते हुए गर्दिश नहीं करता, वो एक ख़ास फासला रखते हुए गर्दिश नहीं करता, बल्कि वो बस न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश कर रहा है, और गर्दिश करते हुए अजसाम की जो एनर्जी है वो खारिज होती रहती है। लेकिन यहाँ पे बोहर ने इस चीज़ को तब्दील किया, इस चीज़ को बदला। उसने कहा ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश तो करता है, लेकिन गर्दिश करते हुए वो अपनी एनर्जी को ज़ाया नहीं करता, ना वो एनर्जी को खारिज कर रहा है, ना वो एनर्जी को जज़ब कर रहा है। हाँ, अगर एनर्जी को खारिज या जज़ब करेगा तो उसका खारिज होना या एनर्जी का जज़ब होना इस एटम से, इस इलेक्ट्रॉन से किस शक्ल में होगा, प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी की शक्ल में होगा। और वो कब होगा, वो हम इसके अहम निकात के अंदर भी इस बात को तफसीलन समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, बोहर के मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गिर्द खास फासला रखते हुए खास एनर्जी के साथ घूमते हैं, गर्दिश करते हैं, उनकी एनर्जी फिक्स्ड होगी और उनको क्या बोला जाएगा, क्वांटाइज्ड एनर्जी बोला जाएगा। बोहर ने अपनी इस थ्योरी को, अपने इस मॉडल को दुरुस्त साबित करने के लिए मुख्तलिफ जो थे वो अहम निकात पेश किए। मैं बोहर के मॉडल के अहम निकात यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ। बोहर मॉडल के या बोहर एटॉमिक मॉडल के अहम निकात। बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल के अंदर हाइड्रोजन एटम का इस्तेमाल किया। हाइड्रोजन
पीरियोडिक टेबल में पाया जाने वाला पहला एलिमेंट है जो जिसका ताल्लुक पहले ग्रुप के साथ है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, जिसका मास नंबर 1 है, जिसके अंदर एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन कोई भी नहीं मौजूद। तो खैर बोहर ने एक ऐसा एटम सेलेक्ट किया, ऐसे एटम को इस्तेमाल किया अपने तजर्बे के अंदर जो सबसे सादा है। तो खैर बोहर ने हाइड्रोजन के एटम को तफसीलन बयान करने की कोशिश की। अगर मैं इसके निकात में से पहले नुक्ते की बात करूं कि क्या था, तो हाइड्रोजन की साख्त पहले नंबर पर मैं बताता चलूं, क्योंकि बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया किसके मुताबिक, हाइड्रोजन एटम को मद्देनज़र रखते हुए। तो उसने बताया कि हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का है, हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर या हाइड्रोजन एटम की साख्त एक ही बात है, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। सबसे पहले तो हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर या हाइड्रोजन एटम की साख्त। तो बोहर ने कहा कि हाइड्रोजन एक इंतहाई छोटे न्यूक्लियस वाला एटम है, हाइड्रोजन एटम जिसका न्यूक्लियस इंतहाई छोटा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रेडियस r के साथ न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है। हाइड्रोजन एटम के हवाले से बात करें तो क्या कहा गया कि हाइड्रोजन का एटम एक इंतहाई छोटे न्यूक्लियस के ऊपर मुश्तमिल है और हाइड्रोजन एटम के अंदर पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के गिर्द एक ख़ास फासला रखते हुए, जिस फासले को मैं रेडियस कहता हूं और इसको r से जाहिर कर रहा हूं, ख़ास फासला रखते हुए न्यूक्लियस के गिर्द क्या कर रहा है, घूम रहा है। ये पहली बात हाइड्रोजन एटम के हवाले से बोहर ने पेश की। अगर मैं डायग्राम की मदद से आपको समझाऊं यही बात, तो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये वो रास्ता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश कर रहा है। तो एटम के दरमियान में क्या मौजूद है, न्यूक्लियस, एक बहुत ही छोटा न्यूक्लियस। तो हाइड्रोजन एक बहुत छोटे न्यूक्लियस के ऊपर मुश्तमिल है जिसके गिर्द इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक ख़ास फासला r रखते हुए, रेडियस r रखते हुए क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। दूसरे नंबर पर अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते के अंदर न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है, इस रास्ते को क्या नाम दिया गया, एनर्जी लेवल का नाम दिया गया, या ऑर्बिट का नाम दिया गया, या सर्कुलर रास्ते का नाम दिया गया। तो ये जो आपके सामने सबसे पहले नंबर पर यहाँ मैंने डॉट की मदद से ये जो सर्कुलर रास्ते बनाए थे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वजाहत के लिए, तो यहाँ पे अगर मैं ये भी चीज़ लिखता चलूँ कि इन ख़ास किस्म के सर्कुलर रास्तों को क्या नाम दिया गया, ऑर्बिट का नाम दिया गया। इनको ऑर्बिट भी बोला जाता है, इनको शेल भी बोला जाता है, और इनको एनर्जी लेवल भी बोला जाता है। सर्कुलर रास्ता कह लें, ऑर्बिट कह लें, शेल कह लें, एनर्जी लेवल कह लें, एक ही बात है। ये इसी एक रास्ते के मुख्तलिफ नाम है, किसी भी तरह से इसको पुकारा जा सकता है, किसी भी नाम से इसको जाहिर किया जा सकता है। तो बोहर के नज़रिए के मुताबिक क्या था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द मौजूद इन ख़ास ऑर्बिट के अंदर न्यूक्लियस के गिर्द क्या करते रहते हैं, गर्दिश करते रहते हैं। हर ऑर्बिट की एक मखसूस एनर्जी होती है, उस एनर्जी को क्वांटाइज्ड यानी कि फिक्स्ड एनर्जी बोला जाता है। जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी फिक्स्ड होगी
ऑर्बिट के बराबर होगी वो इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स के अंदर गर्दिश कर सकते हैं, वगरना इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स के अंदर मखसूस एनर्जी लेवल के अंदर हरकत या गर्दिश न्यूक्लियस के गिर्द नहीं कर सकते। तो ये बुनियादी नज़रिया था बोहर के एटॉमिक मॉडल का, जो इसको रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से क्या करता था, नुमाया करता था, मुख्तलिफ रखता था। दूसरे नंबर पर दूसरा अहम नुक्ता क्या बयान किया गया, ऑर्बिट की एनर्जी, ऑर्बिट की एनर्जी। तो यहाँ पर हमने ये बात तफसीली की है कि बोहर के मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द ख़ास रस्तों पर घूमते हैं। उन ख़ास रस्तों को, जो ख़ास फासले के ऊपर मौजूद होता है, उस फासले को रेडियस बोला जाता है, और उस रस्ते को क्या नाम दिया जाता है, एनर्जी लेवल का, शेल का या ऑर्बिट का। तो इन ऑर्बिट की एक मखसूस एनर्जी होती है, और उस मखसूस एनर्जी को क्या बोला जाता है, क्वांटाइज्ड यानी कि फिक्स एनर्जी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होती है, जिसको क्वांटाइज्ड एनर्जी कहते हैं। ये दूसरी अहम बात कि हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, फिक्स्ड, और इस फिक्स्ड एनर्जी के लिए हमने एक ख़ास लफ्ज़ ले लिया हुआ है, और वो ख़ास लफ्ज़ कौन सा है, क्वांटाइज्ड। और ये नज़रिया बोहर के मुताबिक है। रदरफोर्ड ऑर्बिट की एनर्जी के बारे में कोई बात नहीं करता। तीसरे नंबर पर जो अहम बात थी इसके एटॉमिक मॉडल की बोहर के, इसने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन जब तक अपने उस ख़ास ऑर्बिट के अंदर मौजूद रहेगा जिसमें रहते हुए वो न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश कर रहा है, जब तक वो अपने ऑर्बिट के अंदर रहेगा, ना ही वो एनर्जी को खारिज करेगा, ना ही वो एनर्जी को जज़ब करेगा। तो मैं इसको किस तरह से अहम नुक्ते की शक्ल दे सकता हूँ, इसी पूरी बात को मैं लिख सकता हूँ कि एनर्जी का इंजज़ाब और अखराज। बोहर के मॉडल के मुताबिक एक एटम से एनर्जी किस तरह से निकल रही है या किस तरह से दाखिल हो रही है हर ऑर्बिट के अंदर। तो बोहर का नज़रिया ये कहता है, जब तक इलेक्ट्रॉन्स अपने मुतल्लिका ऑर्बिट में न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करता रहेगा, तब तक वो ना तो एनर्जी खारिज करेगा और ना ही जज्ब करेगा। बड़ी अहम बात जो बोहर ने बयान की, जिसको रदरफोर्ड अपने एटॉमिक मॉडल के अंदर किसी भी हवाले से जिसकी वजाहत नहीं कर पाया था, कि इलेक्ट्रॉन जब तक अपने उस मखसूस ऑर्बिट के अंदर घूमता रहेगा न्यूक्लियस के गिर्द, घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ना ही एनर्जी को खारिज करेगा, ना ही एनर्जी को जज़ब करेगा। वो अपनी एक ख़ास एनर्जी के साथ, मखसूस एनर्जी के साथ, फिक्स्ड एनर्जी के साथ उसी ऑर्बिट के अंदर क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा। चौथे नंबर पर जो अहम बात की गई बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर, वो क्या थी, एनर्जी की तब्दीली। फिर इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी को खारिज करेगा या कब एनर्जी को जज़ब करेगा, तो एनर्जी की तब्दीली क्या हो सकती है, इसको भी बोहर ने अपने एटमी मॉडल के अंदर पेश किया, इसकी भी वजाहत की गई। बोहर का कहना यह था, बोहर का मानना यह था कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ता है, वो थोड़े या कम एनर्जी वाले ऑर्बिट से
जंप लगाकर ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट के अंदर दाखिल हो, या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी वाले किसी ऑर्बिट से जंप लगाकर, छलांग लगाकर थोड़े एनर्जी वाले ऑर्बिट के अंदर दाखिल हो, तो इस दौरान ही वो या तो एनर्जी को जज़ब करेगा या एनर्जी को खारिज करेगा। अलबत्ता जब तक वो अपने मखसूस ऑर्बिट के अंदर रहते हुए न्यूक्लियस के गिर्द घूमता रहेगा, वो इन दोनों में से कोई काम नहीं करेगा, ना ही वो एनर्जी को जज़ब करेगा, ना ही वो एनर्जी को खारिज करेगा। तो कब एनर्जी को खारिज या जज़ब कर सकता है? जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में छलांग लगाएगा, तब ही वो एनर्जी को खारिज करेगा या जज़ब करेगा। यहाँ पे हमने एक बात की थी कि एनर्जी का इंतज़ाब और इखराज, कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने मुतलका ऑर्बिट के न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करता रहता है, अपने मुतलका ऑर्बिट के अंदर रहते हुए, वो ना ही एनर्जी को खारिज करता है, ना ही एनर्जी को जज़ब करता है। तो फिर कब करता है एनर्जी को खारिज या जज़ब? कि करता भी है या नहीं करता? तो फिर बोहर ने ही इसी बात की वजाहत कुछ इस तरह से की कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में छलांग लगाता है, तब ही वो एनर्जी को खारिज कर सकता है या एनर्जी को जज़ब कर सकता है। अब यहाँ पे दो बातें हैं, या तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को जज़ब करेगा या इलेक्ट्रॉन एनर्जी को खारिज करेगा। कब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को जज़ब कर सकता है, कब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को खारिज कर सकता है? तो पहले नंबर पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन थोड़े या कम एनर्जी वाले ऑर्बिट से ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में छलांग लगाएंगे, तब वो एनर्जी को जज़ब करेंगे। पहली बात, हमने दो बातें की हैं ऊपर। हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब तक अपने मुतलका ऑर्बिट के अंदर रहता है, न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करता है, एनर्जी ना खारिज करता है ना जज़ब करता है। हमने कहा कब खारिज या जज़ब करेगा? हमने कहा जब वो इलेक्ट्रॉन जंप लगाएगा, छलांग लगाएगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट। फिर हमने कहा कि चूंकि दो बातें हैं, वो छलांग लगाकर किसी कम एनर्जी वाले ऑर्बिट से ज़्यादा एनर्जी वाले में भी जा सकता है और ज़्यादा वाले से कम वाले में भी आ सकता है। तो कब एनर्जी को जज़ब करेगा, कब एनर्जी को खारिज करेगा? तो उसमें से पहली बात हम लिख रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले ऑर्बिट से छलांग लगाकर ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट के अंदर दाखिल होगा, तो ये काम करने के लिए वो क्या करेगा? ख़ास किस्म की एनर्जी को जज़ब करेगा। तब वो एनर्जी को क्या करेगा? जज़ब करेगा। बड़ी अहम बात, मैं इसको डायग्राम की मदद से इसी बात की वजाहत करता हूँ। आप फर्ज कर लें ये एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द ये पहला एनर्जी लेवल, ये दूसरा एनर्जी लेवल। हम एनर्जी लेवल को शेल भी कहते हैं, हम इनको ऑर्बिट का नाम भी देते हैं, और हम इन्हीं एनर्जी लेवल को सर्कुलर रस्तों का नाम भी देते हैं। कुछ भी बोला जा सकता है इसमें से। तो न्यूक्लियस के गिर्द हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है पहले एनर्जी लेवल के अंदर, और न्यूक्लियस के करीब जो एनर्जी लेवल होगा उसकी एनर्जी कम होगी, और जो एनर्जी लेवल न्यूक्लियस से दूर होते चले जाएंगे उनकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती चली जाएगी। तो जो पहला एनर्जी लेवल है, मैं इधर लिख लेता हूँ, ये कम एनर्जी रखता है, जबकि जो दूसरा एनर्जी लेवल है इसकी एनर्जी क्या होती है? पहले की निस्बत ज़्यादा एनर्जी होगी। अब अगर इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले से ज़्यादा एनर्जी वाले के अंदर छलांग लगाएगा, तो ये छलांग लगाने के लिए, ये जंप करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए होगी? एनर्जी चाहिए होगी, और जो एनर्जी इसको चाहिए होगी वो एनर्जी
जब ये जज़ब करेगा तो उस एनर्जी को किस शक्ल में जज़ब करेगा, वो शुरू में हमने बात की थी कि एनर्जी का किसी भी जिस्म के अंदर जज़ब होना या ख़ारिज होना हमेशा गैर मुसलसल हालत के अंदर होता है, और गैर मुसलसल हालत से मुराद है छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स की शक्ल में होता है। सिर्फ उन्हीं पैकेट्स को ही क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी जज़ब करेंगे और अपने थोड़े एनर्जी वाले ऑर्बिट से जंप लगाकर, छलांग लगाकर ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट के अंदर चले जाएंगे। मैं इसी बात की वजाहत के लिए आपको एक मिसाल देता हूँ कि हर ऑर्बिट की एनर्जी फ़िक्स है, मखसूस है। हमने पीछे भी ये बातें पढ़ी हैं कि हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, मखसूस है, फिक्स्ड है। अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से छलांग लगाकर दूसरे ऑर्बिट के अंदर जाना चाहता है तो फिर इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी को उस दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर करना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स थोड़े या कम एनर्जी वाले ऑर्बिट से ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में छलांग लगाएंगे तब वो एनर्जी को जज़ब करेंगे। थोड़े एनर्जी वाले से ज़्यादा एनर्जी वाले में छलांग लगाने के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन किसी ख़ास एनर्जी वाली रेडिएशन को जज़ब करेगा और छलांग लगाकर ज़्यादा एनर्जी वाले के अंदर चला जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को खारिज कब करेगा, तो जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी को जज़ब तब करता है जब उसने थोड़ी एनर्जी वाले ऑर्बिट से ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट के अंदर जाना होता है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन, जब हम लिख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट से कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में छलांग लगाएंगे तो वो एनर्जी को खारिज करेंगे। जैसे आपने ये पहली बात पढ़ी कि एनर्जी जज़ब कब होगी, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हुए इलेक्ट्रॉन एनर्जी जज़ब कब करेंगे, जब वो थोड़ी एनर्जी वाले से छलांग लगाकर ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट के अंदर चला जाएगा। इसी तरह से जब ज़्यादा एनर्जी वाले से छलांग लगाकर वापस कम एनर्जी वाले ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन दाखिल होगा तो इस तब्दीली के दौरान, ऑर्बिट की इस तब्दीली के दौरान इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को खारिज करेगा। जितनी एनर्जी वाली रेडिएशन को जज़ब करके इलेक्ट्रॉन थोड़े एनर्जी वाले से ज़्यादा एनर्जी वाले में गया था, उतनी ही एनर्जी वाली रेडिएशन को खारिज करने के बाद ही वो वापस अपने असली एनर्जी लेवल के अंदर दाखिल हो सकता है। इस बात को भी डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। मैं कहता हूँ ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट। दूसरा ऑर्बिट मवाजना अगर हम करें तो इसकी एनर्जी पहले की निस्बत क्या है, ज़्यादा, ये ज़्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिट है, जबकि ये जो पहला ऑर्बिट है ये कम एनर्जी वाला ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में मौजूद है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस कम एनर्जी वाले ऑर्बिट के अंदर आना चाहता है, तो वापस कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में छलांग लगाने के लिए क्या करेगा, ये एक ख़ास किस्म की रेडिएशन को खारिज करेगा जिसकी एक ख़ास एनर्जी होगी। तो बोहर का मॉडल इस बात का नज़रिया पेश करता था कि इलेक्ट्रॉन जब तक एनर्जी खारिज या जज़ब नहीं करते वो अपने ही ख़ास ऑर्बिट के अंदर न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। जब वो एनर्जी को खारिज या जज़ब करते हैं तब वो क्या करते हैं, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के अंदर छलांग लगाते हैं। अब कम से ज़्यादा की तरफ कब छलांग लगाएंगे, ज़्यादा से कम की तरफ कैसे कब छलांग लगाएंगे, ये हमने तफसीली बात समझी है। दोनों हालतों में, चाहे वो कम से ज़्यादा की तरफ या ज़्यादा से कम की तरफ छलांग लगा रहा हो, एनर्जी का इखराज होगा या इंजज़ाब होगा। अब एनर्जी की तब्दीली होगी। आसान अल्फाजों में हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी की दो ऑर्बिट्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की तब्दीली होते हुए एनर्जी की भी तब्दीली होगी। एनर्जी की इस तब्दीली को कैसे मालूम किया जा सकता है, तो प्लांक्स ने अपनी एक मसावात बनाई। उस मसावात की मदद से हम दो ऑर्बिट के दरमियानी एनर्जी की तब्दीली को मालूम कर सकते हैं, और उसी मसावात का इस्तेमाल किसने किया, बोहर ने अपने इस मॉडल के अंदर किया। तो एनर्जी की इस तब्दीली को, तो हम लिख सकते हैं कि एनर्जी की इस तब्दीली को
जिसको मैं डेल्टा ई से जाहिर कर रहा हूँ एनर्जी की तब्दीली, मतलब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में छलांग लगाते हुए कितनी एनर्जी जज़ब या खारिज करनी पड़ेगी, वो तब्दीली क्या होगी। एनर्जी की इस तब्दीली को प्लांक्स की मसावात से मालूम किया जा सकता है। अब वो प्लांक्स की मसावात कौन सी है जिसकी मदद से ये काम किया जा सकता है, वो मसावात है कि एनर्जी की तब्दीली, जिसको मैं डेल्टा ई लिख रहा हूँ, एनर्जी की तब्दीली जब इलेक्ट्रॉन किसी ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट से कम एनर्जी वाले ऑर्बिट की तरफ जंप लगाता है, तो एनर्जी की तब्दीली कैसे मालूम करेंगे। दो ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी की तब्दीली को मालूम करने के लिए ज़्यादा ऑर्बिट वाले एनर्जी में से कम ऑर्बिट वाले एनर्जी को मनफी कर देंगे, निकाल देंगे, तो इस तरह से एनर्जी की तब्दीली दो ऑर्बिट्स के दरमियान निकल आएगी। उसने कहा एनर्जी की ये तब्दीली हम इस मसावात की मदद से मालूम कर सकते हैं, एच न्यू। एच यहाँ पे जाहिर करता है प्लांक्स कांस्टेंट को, न्यू जाहिर करता है रोशनी की फ्रीक्वेंसी को। प्लांक्स कांस्टेंट की एक ख़ास मखसूस वैल्यू है, जबकि न्यू रोशनी की फ्रीक्वेंसी है। चूँकि ऑर्बिट जब भी इलेक्ट्रॉन तब्दील करता है ज़्यादा से कम या कम से ज़्यादा की तरफ, तो वो जिस रेडिएशन को जज़ब करता है वो रोशनी की शक्ल में ही जज़ब करता है, लिहाजा न्यू यहाँ पे रोशनी की फ्रीक्वेंसी को जाहिर करता है, एच प्लांक्स कांस्टेंट को जाहिर करता है। देखते हैं कि इस प्लांक्स कांस्टेंट की क्या वैल्यू है। न्यू जाहिर करता है यहाँ पे रोशनी की फ्रीक्वेंसी को, जबकि एच जाहिर करता है प्लांक्स कांस्टेंट को। और इस प्लांक्स कांस्टेंट की एक मखसूस वैल्यू है 6.63 ज़रब 10 की ताकत माइनस या नेगेटिव 34 जूल सेकंड, ये इसका यूनिट है। तो इस मसावात का इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी के फ़र्क को आसानी से मालूम कर सकते हैं। पांचवें नुक्ते की तरफ चलते हैं। अहम मफरूज़ा जो बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल की वजाहत करने के लिए पेश किया, वो था एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, कोई भी जिस्म जो हरकत कर रहा हो वो एक ख़ास मोमेंटम रखता है। मोमेंटम कहते हैं मास और वेलोसिटी के हासिल ज़रब को। तो जब एक जिस्म किसी हरकत में होता है तो उस हरकत के दौरान उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होती है और उसका कुछ मास भी होता है, लिहाजा मास और वेलोसिटी का ये जो हासिल ज़रब है ये मोमेंटम कहलाता है। ये हम बात करते हैं जब कोई जिस्म सीधी लाइन के अंदर हरकत कर रहा है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम किसकी, ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम की। तो बोहर का ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट के अंदर न्यूक्लियस के गिर्द घूम सकते हैं जिनका एक ख़ास एंगुलर मोमेंटम होगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के गिर्द घूम सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम mvr होगा। एंगुलर मोमेंटम किसी सर्कुलर रास्ते के अंदर घूमते हुए जिस्म के मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम बोला जाता है। और अगर कोई बॉडी, कोई जिस्म सीधी लाइन के अंदर हरकत करता है तो उसके मोमेंटम को हम सिर्फ मोमेंटम के नाम से ही जानते हैं। सीधी लाइन में हरकत करता हुआ जिस्म मास रखता है, वज़न रखता है और एक वेलोसिटी रखता है हरकत करते हुए, लिहाजा उसका मोमेंटम सिर्फ मास और वेलोसिटी का हासिल ज़रब है। लेकिन जब कोई जिस्म
दायरे की शक्ल के अंदर हरकत करता है। ये कोई, मैं इलेक्ट्रॉन की ही बात कर रहा हूँ, और ऑर्बिट इस न्यूक्लियस के गिर्द, एटम में इस न्यूक्लियस के गिर्द दायरों की शक्ल में मौजूद होते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन इस दायरे के अंदर इस न्यूक्लियस के गिर्द हरकत करेगा तो उसकी ये हरकत दायरवी होगी, एक सर्कुलर रास्ते के अंदर होगी। लिहाजा इस इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ हरकत करते हुए मास होगा, हरकत करते हुए इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, और साथ ही साथ चूंकि एक ख़ास पॉइंट के गिर्द हरकत कर रहा है जिसको न्यूक्लियस का नाम दिया हुआ है, तो उस पॉइंट से, उस न्यूक्लियस से इसका क्या होगा, एक ख़ास फासला होगा जिसको मैं रेडियस के नाम से जानता हूँ। लिहाजा जब मैं इसका मोमेंटम निकालना चाहूँगा तो इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन या जिस ऑर्बिट के अंदर ये घूम रहा है उसके मोमेंटम को मैं mv_r से जाहिर करूँगा। तो बोहर का ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट के अंदर घूम सकते हैं जिनका ये ख़ास एंगुलर मोमेंटम mvr होगा, और उसने कहा कि ये mvr ये किसके बराबर होगा, nh/2 पाई। उसने वैल्यू बता दी कि ये एक मखसूस वैल्यू होगी, जिन जिन ऑर्बिट्स के एंगुलर मोमेंटम इस वैल्यू के बराबर होगा इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट के अंदर घूम सकते हैं। अलबत्ता इसके अलावा एंगुलर मोमेंटम रखने वाले ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम नहीं सकते। तो इलेक्ट्रॉन का भी मोमेंटम इतना होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को ख़ास ऑर्बिट के बराबर रखे, और उस ऑर्बिट के अंदर एक ख़ास एंगुलर मोमेंटम के साथ इलेक्ट्रॉन भी घूमता हो। यहाँ पे जो n है, n किसको जाहिर करता है, n जाहिर कर रहा है शेल को, या मैं कह सकता हूँ n जाहिर कर रहा है एनर्जी लेवल को या ऑर्बिट को। इसी के साथ साथ ये n जो है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोला जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम वैल्यू भी बोला जाता है इस n को। इस n की मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती हैं, मसलन 1, 2, 3 और इस तरह से ये चलती जाती हैं। मतलब न्यूक्लियस के गिर्द जो ऑर्बिट नंबर है, जो शेल नंबर है, जो मुख्तलिफ एनर्जी लेवल हैं, उनके लिए n की मखसूस वैल्यू होती है। सबसे पहले ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 होती है, दूसरे ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2 होती है, और इस तरह से ये बढ़ती चली जाती है। अगर किसी ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 है तो इससे मुराद वो k शेल को जाहिर कर रहा है। अगर किसी के लिए n की वैल्यू 2 है तो वो l शेल को जाहिर कर रहा है। तो n यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी कि ऑर्बिट नंबर है, शेल या एनर्जी लेवल है जिसको ये n की वैल्यू जाहिर करती है। तो बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट के अंदर घूम सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम यानी कि mvr इन तीनों का हासिल ज़रब इस एक मखसूस हिस्से के बराबर होगा। यहाँ पर h प्लांक्स कांस्टेंट को जाहिर करता है, 2 ये एक कांस्टेंट नंबर है, पाई ये भी एक कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू 3.14 है। n मैंने आपको बता दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n से जाहिर करते हैं, इसकी वैल्यू सिफर नहीं होती बल्कि पॉजिटिव नंबर्स के अंदर होती है, और 1 से ये बढ़ती चली जाती है। मुख्तलिफ ऑर्बिट के लिए मुख्तलिफ वैल्यू रखती है। पहले ऑर्बिट के लिए n 1 है, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, और इसी तरह से ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे पहले ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम को मालूम करना चाहता हूँ तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, पहले ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम। तो पहले ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम यानी कि पहले ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो मैं एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा mvr बराबर है nh/2 पाई। n की जगह मैं इसकी वैल्यू लिख दूंगा। पहले ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 है तो यहाँ मैं 1 लिखूंगा, उस 1 को जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है, वो h/2 पाई से ज़रब होगा और इसी तरह से रहेगा h/2 पाई। इट मीन्स कि इसका मतलब ये हुआ कि पहले ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर होगा, h/2 पाई। तो वो इलेक्ट्रॉन जो इतना एंगुलर मोमेंटम रखते होंगे वही सिर्फ पहले ऑर्बिट के अंदर न्यूक्लियस के गिर्द घूम सकते हैं। इससे अलावा मोमेंटम रखने वाले इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट के अंदर न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर नहीं लगा सकते। इसी तरह अगर मैं दूसरे ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम की बात करूं, ये समझाने के लिए सिर्फ 1-2 ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम निकाल रहा हूँ ताकि आपको ये बातें सारी समझ आ जाएं। दूसरे ऑर्बिट का एंगुलर
मोमेंटम। तो दूसरे ऑर्बिट के लिए हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि कितनी होगी, 2 होगी दूसरे ऑर्बिट के लिए। यहाँ मैं एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा mvr, जो कि बराबर है NH/2 पाई। n की वैल्यू ये भी 2, दूसरे ऑर्बिट के लिए 2, H/2 पाई। यहाँ से ये 2 इस 2 के साथ ख़त्म हो जाएगा और मेरे पास पीछे जवाब बचेगा H तकसीम पाई। ये मेरे पास दूसरे ऑर्बिट का क्या निकल आया, एंगुलर मोमेंटम निकल आया। तो वो इलेक्ट्रॉन जो इतना एंगुलर मोमेंटम रखते होंगे सिर्फ वही न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगा सकते हैं। इससे मुख्तलिफ एंगुलर मोमेंटम रखने वाले इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में न्यूक्लियस गिर्द चक्कर नहीं लगा सकते। तो ये बड़ा अहम मफरूज़ा था बोहर के एटॉमिक मॉडल का, जो एटम की साख्त को, उसके स्ट्रक्चर को रदरफोर्ड की निस्बत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से वाज़िया करता था। अज़ीज़ तलबा तालबात, आज के लेक्चर में आपने तफसीली समझा बोहर के एटॉमिक मॉडल को, कि बोहर ने एटम के स्ट्रक्चर को वाज़िया करने के लिए ऑर्बिट का तस्वर भी पेश किया, और इसके साथ साथ आपने इसके मॉडल के अहम निकात पढ़े और आपने देखा कि किस तरह इसने रदरफोर्ड के एटमी मॉडल की कमियों को दूर करने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।